स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी लोकवाणी विषय का तीसरा पाठ सफ़र का साथी और सिरदर्द यह देखेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है रामनारायण उपाध्याय। रामनारायण उपाध्याय जी का जन्म 1918 खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। पंडित रामनारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है। इनकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। इनकी व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्ताज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कराती फाइलें व्यंग्य संग्रह, मृग के छौने निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया लोक साहित्य, जिन्हें भूल न सका संस्मरण आदि। लोग यात्रा पर जाते हैं अपने किसी आवश्यक काम अथवा घूमने फिरने के उद्देश्य से, पर रेल यात्रा में यात्री को कभी कभी सहयात्रियों का ऐसा व्यवहार देखने को आता है जिसमें उसे सिरदर्द हुए बिना नहीं रहता। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बातें करने वालों, बिना मांगे सलाह देने वालों आदि पर करारा व्यंग्य किया है। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। बच्चों, निगाह यानी कि नज़र। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पाँव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है, कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है।
ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हो, लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंधक है तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। सामने वाले पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है? कहेंगे, 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। हमने कहा, टाइम बदल गया। फिर वो बोलेंगे, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? मैंने कहा, हबीबगंज। उन्होंने पूछा, हबीबगंज क्यों? मैंने कहा, वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। उन्होंने फिर से पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? मैंने कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने तो ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। कोई कहेगा, 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज़ भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज़ होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी और कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है?
मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं। सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिराकत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वह जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होलडॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थककर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौरी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो दो और दो चार मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हमसफ़र सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हमसफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।